हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बीए पार्ट 3 के क्लास के लिए, ऑनर्स क्लास के लिए जुड़े और हम लोग जैसा कि जानते हैं किसी माध्यम से भी हम लोग पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को पूरा करें। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो है क्या? भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश था जो कि कुछ परिस्थितियों की वजह से इसकी विभाजन हुआ। तो हम ये तो जानते ही हैं कि भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक देश बना। लेकिन हमको इसमें भारत के विभाजन नाम का जो ये टॉपिक है, इसमें हमको ये जानना है कि भारत की जो विभाजन थी वो किन कारणों से हुई और क्या कि एकदम से असंभावी यानी कि हर हाल में जरूरी था या इसके बगैर भी काम चल सकता था। तो भारत का विभाजन के बारे में ये कुछ चीजें हैं जिसको जानने के बाद, इसके विभाजन के कारण को जानने के बाद हम सब खुद ही ये तय कर सकते हैं या समझ सकते हैं या उसकी कोशिश कर सकते हैं कि क्या भारत का विभाजन सचमुच में जरूरी था। भारत का विभाजन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारत को आजाद कराकर एक संगठित भारत बनाने का था। मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन की ये उद्देश्य था कि देश आजाद हो और एक संगठित बड़ा सा संगठित देश के रूप में भारत का निर्माण हो। बट अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यवश कुछ इस तरह से नहीं हो पाया। महात्मा गांधी कहा करते थे कि पाकिस्तान उनकी हड्डियों पर बनेगी, यानी कि लाश पे, कैसे कहता है कि मुझे लाश के ऊपर से बनेगी। लेकिन सन 1946 ईस्वी तक इस बात की आशा की जाती थी कि भारत की एकता की रक्षा की जा सकती है या की जा सके। लेकिन जुलाई 1946 ईस्वी से मार्च 1947 ईस्वी तक के बीच में कुछ घटनाएं इस तरह की घटित हुई कि उनसे पैदा हुई दिक्कतें या समस्याएं के समाधान का भारत के विभाजन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। कहने का मतलब है कि उस वक्त कुछ ऐसे स्थितियां 46 से 47 के बीच में आए जिसके बाद सारे लोगों के मन में ये रहा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, इनका हल का एक ही रास्ता है, वो है भारत का विभाजन। जबकि इस बात पर कई लोगों की अपनी अपनी राय है। जिस ढंग से भारत का विभाजन हुआ उससे यह विवादपूर्ण स्थिति पैदा हो गई कि भारत का विभाजन आवश्यक हो गया, क्योंकि मौलाना आजाद जैसे विचारक मानते थे कि भारत का विभाजन एकदम से जरूरी नहीं था और नेहरू, पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वेच्छा से भारत विभाजन के रास्ते को अपनाया। ये मौलाना आजाद का अपना मानना था, उनका अपना विचार था।
इसके विपरीत दूसरे कुछ विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग का कहना था कि एक वर्ष के बीच जो विभिन्न घटनाएं हुई उनके फलस्वरूप भारत के विभाजन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। यही विचार काफी सही मालूम होता है या सही प्रतीत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेसी नेताओं को भारत विभाजन स्वीकार करना पड़ा। भारत विभाजन स्वीकार करना पड़ा। विभाजन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसका जिक्र हम लोग नीचे आगे करते हैं। 1 2 3 4 5 करके हम उसके जिक्र कारणों का जिक्र करेंगे। जिसमें सबसे पहला है ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति, डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, फूट डालो और राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, एक वजह ये भी थी। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप सदियों से आपसी सहयोग के आधार पर साथ साथ चलते आ रहे हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी नफरत की भावना पैदा हो गई। यानी अंग्रेजों की ये जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसमें जो वर्षों से साथ रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की भावना पैदा होने लगी। ब्रिटिश शासन ने इन दोनों जातियों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलन और अविश्वास यानी कि भरोसा नहीं करने का जहर घोलने का काम किया। लॉर्ड मिंटो ने, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देकर भारतीय राष्ट्रीय जीवन में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का निंदनीय काम किया, यानी कि जिसकी आलोचना की जानी चाहिए, घोर निंदा की जानी चाहिए, उसने एक काम किया, जिसके दुष्परिणाम यानी कि उसके बुरे परिणाम के रूप में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जो ठीक ही है, कि पाकिस्तान के निर्माता कभी इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो थे। यानी कि ये फूट करो डालो और राज करो वाली नीति भारत के विभाजन के कई कारणों में एक कारण है। और उसमें दूसरा है कारण है हिंदू सांप्रदायिकता का प्रभाव। पाकिस्तान के मांग के रूप में जहां मुस्लिम सांप्रदायिकता अपनी चरम पर थी, यानी कि पाकिस्तान के लिए जो मांग थे मुसलमानों को अपने पिक पे था, वहीं कुछ अंशों में भी हिंदू सांप्रदायिकता भी इसके लिए उत्तरदायी है। हिंदुओं की प्रतिनिधि सभा संस्था हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं को भी इसके लिए दोषी कहा जा सकता है। सन 1930 के बाद कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी तत्व यानी कि कट्टर सोच वाले लोग, और प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन का रिएक्शन, कुछ कहें तो उसका जवाब देना जरूर, उसको कहते हैं प्रतिक्रियावादी, रिएक्शन तत्वों ने
हिंदू महासभा पर अपना आधिपत्य यानी कि अपना अधिकार, अपना बहुमत जमाने था। यह हिंदू राष्ट्र की स्थापना की सपना देख रही थी। इसका कहना था कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है जिनका हिंदू भारत में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार हिंदू सांप्रदायिकता ने अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित यानी कि उसको बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। कहने का मतलब है कि सांप्रदायिक रूप जो है वो मुसलमानों के तो चरम पे थे ही, साथ में हिंदुओं का भी कुछ लोग थे वैसे जो इस तरह की बातें कि हिंदू अलग राष्ट्र है और मुसलमान एक राष्ट्र है और इसमें एक साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं। ये भी एक पाकिस्तान के कानून से कारण बना। मुस्लिम और तीसरा इसका कारण है मुसलमानों की अलगाववादी नीति, आइसोलेशन पॉलिसी। यानी कि मुसलमान जो थे, अलगाववादी नीति से मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई प्रस्ताव, विचार या फिर कोई योजना आती थी या बनाई जाती थी सुधार का, उससे वो अपने आप को अलग कर लेते थे। उसको ही ये कहते हैं मुसलमानों की अलगाववादी नीति। 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही मुसलमानों ने अलगाववादी नीति अपनानी शुरू कर दी, यानी कि किसी भी चीज से अलग रहने की नीति को अलगाववादी कहते। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई थी। यानी कि जब साम्राज्य स्थापित किया शुरुआती दिनों में 1757 के आसपास से, तो वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी पॉलिसी बना, जिसके कारण उनकी स्थिति गिर गई थी, यानी कि नीचे हो गई थी। मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां की धारणा थी कि हिंदुओं से अलग होकर ही मुसलमान अपनी प्रगति कर सकते। इससे मुसलमानों में अलगाववादी प्रभाव पनपना शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन स्वरूप मुसलमानों में यह अलगाववादी भाव और दृढ़ हो गए। इससे देश का विभाजन आवश्यक हो गया। तो अब इसकी चौथे कारण पे हम लोग बात करते हैं, जानने की कोशिश। अंग्रेजों की भारत को कमजोर बनाने की नीति, यानी कि अंग्रेजों की नीति थी कि भारत कमजोर हो। अंग्रेज भारत का बहुत वर्षों से शोषण करते आ रहे थे। इसके लिए वे कमजोर भारत ही चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत का विभाजन कर प्राप्त हो सकती थी। तो इसीलिए उनकी नीति यह थी कि कांग्रेस मजबूर होकर विभाजन को स्वीकार कर। कहने का मतलब यह है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत अंग्रेज हमेशा से भारत का शोषण करते थे और उनके दिमाग में था कि भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, देश है। अगर ये इसकी आजादी के बाद ये काफी मजबूत ताकतवर हो सकता है, तो इसकी शोषण करना मुश्किल होगा। इसलिए वो चाहते थे कि भारत एक कमजोर देश ही बना रहे। तो ये थे अब इसके बाद अगली क्लास में